वेलकम यू ऑल अगेन। क्लास 10th का ये टॉपिक है। क्लास 10th का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं बोर्ड में, जिसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हम कवर्ड करेंगे। दैट इज़ हम इसमें पढ़ेंगे एसिड के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिस की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे एसिड कैसे बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हम देखेंगे ये मेटेलिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है। पीएच के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, पीएच क्या होता है। और हम इस टॉपिक में लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से केस बेस्ड जैसे क्वेश्चन सॉल्ट वाले पोर्शन से ज़रूर बनते हैं। तो सॉल्ट वाला पोर्शन हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि होता क्या है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर में दैट इज़ एसिड। हम एसिड के अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि एसिड कैसा होता है। एसिड सॉर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर किसी भी एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो H प्लस आयन रिलीज करता है। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एक्वस। एक्वस मीन्स वाटर, एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है। तो अगर एसिड को हम पानी में डालते हैं तो H प्लस आयन रिलीज करता है। अदरवाइज H प्लस जो एसिड है वो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा जब तक हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में नहीं डालते। ये भी एक पॉइंट है जिसे आप ध्यान से समझिए, ठीक है। एसिड कोरोड्स मेटल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है, उन्हें केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती है बिकॉज वो केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, गेटिंग सो मच कंफ्यूजन। तो आप इस चैप्टर को पर्टिकुलर, मैं इस चैप्टर को पढ़ने का अप्रोच आपको बता रही हूँ। इस चैप्टर को ना 3 पार्ट में नहीं 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हो जाएगा एसिड एंड बेस का एंड द लास्ट पार्ट इज योर आपका हो जाएगा सॉल्ट का, एसिड बेस। और बीच में एक पार्ट और है दैट इज हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कुछ आप एसिड के नाम याद कर लो, कुछ आप बेसिस के नाम याद कर लो, क्योंकि आपको काम आएगा जब आप एसिड का रिएक्शन बेस के मेटल के साथ कराओगे तो आपको कुछ एसिड्स के नाम याद होने चाहिए। जब आप बेस का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराओगे, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ आप कराओगे तो आपको कुछ बेसिस के नाम भी याद होने चाहिए। तो इसमें है स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है, HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे जितने भी एसिड ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। CH3COH, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दीज आर वीक एसिड। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होता है। तो वेरी सिंपल, जैसे हमें पता है कि एसिड जो होता है H प्लस आयन रिलीज करता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा। अगर एसिड जो है जितना ज़्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा उतना ज़्यादा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जितना कम H प्लस आयन रिलीज करेगा तो वो वीक एसिड कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स H प्लस आयन ज़्यादा रिलीज होता होगा। कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये क्या है, कंसनट्रेटेड जिसमें मोर अमाउंट ऑफ एसिड हो एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो। एसिड की मात्रा ज़्यादा होगा, कंसनट्रेशन जो एसिड है वो ज़्यादा होगा और वाटर का कंसनट्रेशन कम होगा, तो क्या कहलाएगा, ये कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी। डाइल्यूट, कोई चीज़ हम घोलते हैं तो पानी में घोलते हैं, दैट इज इन डाइल्यूट फॉर्म। तो इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और एसिड का कम। अब बात करते हैं बेसिस के बारे में। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, दे टर्न लेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस पेपर होता है जो लिचन्स के पेड़ से बनता है, तो इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलता है, राइट। तो अगर हम लेड लिटमस पेपर को हम अगर किसी बेस में डिप करेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, तो रेड कन्वर्टेड इनटू ब्लू। और जब हम किसी बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कौन सा आयन रिलीज करेगा, वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा। जैसे एसिड को हम पानी में डाल रहे हैं तो H प्लस आयन रिलीज कर रहा था, सिमिलरली हेयर ऑल्सो अगर हम बेस को वाटर में हम डालते हैं तो OH माइनस आयन रिलीज करेगा। दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर स्लिपरी एंड सोपी इन टच। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हो जाएगा, NaOH, KOH। वीक बेस क्या हो जाएगा, NH4OH, ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें OH माइनस आयन ज़्यादा होगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन जिसमें ज़्यादा होगा। वीक बेसिस क्या होगा, जिसमें OH माइनस आयन कम रिलीज होगा, सिंपल। अल्कालीज, ये इंपॉर्टेंट है। अल्कालीज जो है ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि व्हाट आर अल्कालीज। तो वेरी सिंपल,
अल्कालीज आर दो सब्सटेंसेस विच आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तो कभी भी आगे से आपसे कोई पूछता है व्हाट आर अल्कालीज, तो दीज आर सच टाइप ऑफ बेसिस विच आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है आपका वो एसिड है या बेस है। हर चीज को तो हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं ना कि ये एसिड है या बेस है। कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना, अगर हम डायरेक्ट टेस्ट करें तो इट हार्म्स अस आल्सो, राइट। तो हमारे पास इंडिकेटर्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, olfactory indicators and synthetic indicators. as it names is natural indicators, मतलब वो इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिल रहा है, which we obtain naturally from nature. तो indicators which are obtained naturally from nature are called natural indicator. for example litmus paper जो कि लिचन्स के पेड़ से मिलता है, रेड कैबेज लाल पत्ता गोभी, टर्मरिक हल्दी, अनियन, क्लोव, वेनिला एक्सेट्रा। ये आपका ये सारी चीजें हमें नेचर से मिलती है, तो देवर नेचुरल इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्ट्री, हमारे नोज में एक सेंस ऑर्गन होता है, ऑल्फैक्ट्री सेंस ऑर्गन। तो ये है ऑल्फैक्ट्री सेंस ऑर्गन, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें अगर हम एसिड या बेस डालते हैं तो उनका कलर चेंज हो, मतलब उनका ओडर जो होता है, महक बदल जाता है या फिर गायब हो जाता है। तो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर ओडर विद एसिड और अ बेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल अनियन, वेनिला, क्लोव एक्सेट्रा। लास्ट बट नॉट लीस्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखो जैसे एक शब्द है ना, साइंस में टर्म होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन बनना, मेकिंग। सिंथेसिस मतलब होता है बनना, मेकिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये सिंथेसिस किए जाते हैं, बोले तो बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? लैब में बनाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर जिन्हें हम बनाते हैं इन लैब में जो हम प्रिपेयर करते हैं, देवर सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे मेथाइल ऑरेंज, फिनिप्थिलीन। तो ये सारे इंडिकेटर्स पाउडर फॉर्म में होते हैं। इनमें अगर हम एसिड डालते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, ऑरेंज कलर के ये होते हैं। मेथाइल ऑरेंज, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। फेनेप्थलीन पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंडिकेटर्स विच ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेज दैट आर सिंथेसाइज इन लैब आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये सारे 3 इंडिकेटर्स हो गए। अब हम बात करेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। कभी भी अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, हम देखेंगे एसिड और बेस मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें। हाँ, एसिड मेटल के साथ अगर रिएक्ट कराएगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन है H2, ये हमें गैस के फॉर्म में मिलेगा। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है। दैट सॉल्ट इज योर पॉइजनस सॉल्ट। तो जिंक Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 और H2। अब कैसे पता चलेगा जो पर्टिकुलर आपका गैस रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन ही है? तो इसके लिए एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक एक्टिविटी दिया गया है जिसमें हम जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब है आप हमारे पास जहाँ पे छोटे छोटे जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं और जो लिक्विड आप देख रहे हो ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये कॉर्क है, बंद है, जिससे क्या हो बाहर का एयर अंदर नहीं जा रहा है। और इसके अंदर जो भी गैस, कुछ समय बाद जब ये सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल के साथ रिएक्शन हुआ तो एक गैस रिलीज हुआ। वो जो गैस रिलीज हुआ वो टेस्ट ट्यूब के हेल्प से ये सोप सॉल्यूशन में डाला गया। अब यहाँ से बबल्स निकल रहा है। जब पानी में गैस जाता है, हम फूकते भी हैं पाइप से तो देखो बबल्स निकलते हैं ना। तो अब ये जो बबल्स है नॉर्मल बबल्स नहीं है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। किसी भी कैंडल को जब हम अपने फूंक से बुझाते हैं, कैंडल को फूकते हैं तो वो नॉर्मली बुझ जाता है विदाउट डूइंग एनी साउंड्स। बट हेयर चूंकि ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, एज वी नो दिस इज एन हाइड्रोजन गैस। तो इसमें जब बर्निंग कैंडल हम पास में लेके जाएंगे तो ये पॉपअप साउंड करके बुझ जाएगा। ये नॉर्मल नहीं बुझेगा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉपअप साउंड। जब ये पॉपअप साउंड एक क्रैकल करके मतलब स्पार्क करके जब ये बुझेगा इट मीन्स इट इज अ हाइड्रोजन गैस। तो एनसीईआरटी में ये एक छोटा सा डायग्राम है आपके पास। अब हम देखेंगे जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है। कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये हमें मिलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमारा प्रोडक्ट यही होगा दोनों केसेस में। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है हमें मिलता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Na2CO3 HCl gives NaCl H2O CuCO3।
या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम Na, हाइड्रोजन HCO3 कार्बोनेट, हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCl क्या है आपका? एसिड है। ये आपका एसिड हो जाएगा NaCl H2O CaCO3। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये भी आपका डायग्राम है एनसीईआरटी का है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट है और HCl है, HCl। इसमें जो है गैस रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, कैसे पता चलेगा? हम एक सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालेंगे ये भी एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हाउ डू एसिड एंड बेसिड रिएक्ट विद ईच अदर? कभी भी एसिड और बेस आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ओके, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। क्लास 8 में भी हम लोग पढ़े, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जब एसिड का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। अच्छा, एक चीज कॉमन है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। जब एसिड, एक, ये बेस प्लस एसिड, जब एसिड और बेस आपस में मिल रहे थे तो क्या मिल रहा था? सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा था। हमें मिल रहा था सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे एसिड तो है, सॉल्ट एंड वाटर भी हमें मिल रहा है, बट यहाँ बेस की जगह पे क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये जो बेस है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मेटेलिक ऑक्साइड की तरह। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे थे इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, राइट? तो यहाँ पे एसिड तो है बट बेस की जगह पे क्या आ गया? मेटेलिक ऑक्साइड आ गया। इट मीन्स व्हाट? कि योर मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेस। तो मेटेलिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। HCl plus CuO, CuCl2 plus H2O. Zinc metallic oxide react with acid to give salt and water. Similarly, in this reaction, base with an acid metallic oxide are said to be a basic oxide. तो यहाँ पे जो मेटेलिक ऑक्साइड है किस तरह, तो क्या हो गया ये मेटेलिक ऑक्साइड? इट बिहेव्स लाइक अ बेसिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद अ बेस। अब जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। इसका मतलब ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये क्या है? हमारा एसिड है और ये बेस है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये जो एसिड है ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। what do all acid and all bases have in common? सारे एसिड सारे बेसिस में कॉमन क्या होता है? जितने भी एसिड्स हैं, बोथ एसिड हो या बेस हो, इन दोनों के पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विच मीन्स व्हाट? दे वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दोनों आयंस रिलीज कर रहे हैं पानी में जाते ही, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होता है। एसिड एंड बेस both possess ions in water solution. What happens to an acid or a base in water solution? Hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from the HCl molecules can't occur in the absence of water. Hydrogen ion can't exist alone, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always be shown in H plus या hydronium ions. हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और अ बेस सॉल्यूशन? कैसे पता चलेगा कि एसिड और बेस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है? तो इतना तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा एसिड होगा, वो एसिडिक होगा। जितना ज़्यादा OH माइनस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बट कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास एक स्केल है विच इज़ कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमें हाइड्रोजन का पोटेंशियल पता चलता है कि कितनी मात्रा में है, कितनी कंसंट्रेशन में है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH has been developed. The P stand for potence in German, meaning power. The pH scale we measure from pH generally from 0 to 14. देखिए हमारे पास एक पीएच स्केल डायग्राम है, ये पीएच स्केल डायग्राम है जो
0 से 14 के रेंज में रहती है। और ये जो बीच का रेंज है विच इज 7, दे आर न्यूट्रल। मतलब ये जो 7 है ये न्यूट्रल वैल्यू होगा। अगर हम 7 के इस तरफ जाते हैं दैट इज 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसका मतलब 7 से ज्यादा जो है OH जो है किस में है, 6 में है। 7 से ज्यादा H प्लस आयन किसके पास होगा, 6 के बाद। इससे ज्यादा H प्लस आयन किसके पास होगा, स्ट्रॉन्ग H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके पास ज्यादा होगा, 5 के पास। उससे ज्यादा 4, उससे ज्यादा 3, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 1। मतलब जैसे जैसे 7 के इस तरफ आएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 हमारा H प्लस आयन इंक्रीज होता जाएगा और OH माइनस आयन डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ हम जाएंगे दैट इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जैसे जैसे हम 8 से 9 की तरफ जाएंगे H प्लस आयन डिक्रीज होगा, OH माइनस आयन जो होगा ये बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें 8 में H प्लस आयन कम है बट OH माइनस आयन ज़्यादा है। 8 से ज़्यादा 9 में है, 9 से ज़्यादा 10 में है क्या, OH माइनस आयन। 11 में OH माइनस आयन ज़्यादा है, 14 में उससे ज़्यादा, 14, 13 में उससे ज़्यादा, 14 में सबसे ज़्यादा OH माइनस आयन है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया है। तो एक ये नॉर्मल रेंज दिया गया है। जो हमारा प्योर वाटर है, जो ब्लड है, वो किस रेंज में लाई करता है दैट इज 7.4। और जो हमारा लेमन जूस है ये हो जाएगा 2 में, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो जाएगा 1 में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा 14 में। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज योर बेसिक इन नेचर। क्योंकि 7 से 14 की तरफ अगर हम जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, H प्लस आयन हमारा खत्म होता जाएगा बट OH माइनस आयन हमारा बढ़ता जाएगा। Importance of pH in our daily life. Are all plants and animal are pH sensitive? So I can say, so you can say yes. जितने भी प्लांट्स और एनिमल है ये सब पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारा बॉडी जो होता है वो 7 to 7.8 के रेंज में काम करता है, पीएच के रेंज में। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच व्हेन द रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अगर बारिश का पानी जो है, अगर हम जो पहली बारिश का पानी होता है हमारा, फर्स्ट रेन वाटर जो है हमारा, उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसका पीएच चेक करते हैं, वो 5.6 से कम है तो इट इज कॉल्ड रेन, एसिड रेन। तो ये एसिड रेन कहलाएगा। ठीक है। अगर ये 5.6 से कम आता है इसकी पीएच वैल्यू, व्हेन द एसिड रेन flow into the river, it lowers the pH of the river water, thus the survival of the aquatic life in such river becomes difficult, right? Importance of pH in everyday life. pH in our digestive system, ऐसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। हमें पता है कि हमारा स्टोमक जो होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे मतलब एसिड होता है, एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा स्टोमक, पहले से ही एसिड प्रोड्यूस करता है। उसके ऊपर एक इनर लाइनिंग होती है विच इज कॉल्ड म्यूकस, विच प्रोटेक्ट द एसिड को बाहर आने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है एसिड को स्टोमक से बाहर जाने में। हमने लाइफ प्रोसेस में ये तो पढ़ा ही होगा। आर स्टोमक प्रोड्यूस HCl, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा जो स्टोमक है HCl प्रोड्यूस करता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, बिना स्टोमक को हार्म किए। ड्यूरिंग इंजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच, जब इनडाइजेशन होता है, जब हम कुछ ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो इनडाइजेशन हो जाता है, हमारे पेट में दर्द होने लगता है। इट मीन्स व्हाट, कि जो एसिड है, एसिड का रेंज बढ़ गया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेते हैं, इनो लेते हैं, कुछ एंटी एसिड्स लेते हैं विच इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जब हम बेस लेते हैं तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ऑलरेडी पेट में एसिड है, उसके बाद हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया, तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। To get rid of this pain, people uses base called antacid. These antacid neutralizes the excess acid. Magnesium hydroxide, a mild base, is often used for this purpose. जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक माइल्ड बेस है, हल्का बेस होता है जो कि इसको मतलब इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या टूथ डिके में भी पीएच रिस्पॉन्सिबल है? यस। हमारा जो दांत है, टूथ डिके स्टार्ट विद द पीएच लोअर देन द 5.5। ये रेंज आप याद कर रखिएगा, जो एसिड रेन होता है 5.6 से, और जो टूथ डिके मतलब दांत का सड़ना किस रेंज से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज 5.5। अगर 5.5 से कम जा रहा है आपका दांत का मतलब आपके माउथ का पीएच, तो इट मीन्स व्हाट, आपका दांत सड़ने लग गया है। कभी कभार क्या करते हैं, हम खाते हैं, मीठा खा लेते हैं, शुगर वगैरह जो भी है, हमारे दांतों में फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, हम बिना ब्रश किए सो जाते हैं, तो क्या होता है पूरी रात इसका डिग्रेडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो कीड़े लग जाते हैं। फिर हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, हम ब्रशिंग करते हैं, हम पेस्ट जो लगाते हैं वो हमारा बेस होता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम न्यूट्रलाइज करते हैं उस चीज़ों को। ठीक है। तो
Our tooth enamel made up of calcium phosphate is the hardest substance in our body. It does not dissolve in water, but it corrodes. When the pH in the mouth is below than 5.5, bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. Using toothpaste, which are generally basic for cleaning the tooth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है केमिकल वॉरफेयर, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड, ठीक है, जब बी स्टिंग करती है तो एसिड रिलीज करती है, छोड़ती है, विच कॉजेज पेन, जो कि दर्द करता है, इरिटेशन होता है। यूजिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, अगर हम उससे बेकिंग सोडा लगा दे ऑन द स्टंग एरिया, गिव्स रिलीफ। स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स, है ना, इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। ये कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स है, जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टेमरिन में टार्टरिक, टोमेटो में ऑक्जेलिक, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मेथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड। ये सब कॉमन एसिड्स थे। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट, एंड विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो केस बेस्ड जैसे क्वेश्चन है वो सॉल्ट से ज़रूर पूछा जाता है। कुछ कॉमन सॉल्ट्स है, अगर हम पीएच देखते हैं सॉल्ट की, तो ये न्यूट्रल होता है, ना तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है ना तो ज़्यादा बेसिक होता है। सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड इट हैव द स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल with the pH value of 7. On the other hand, salt of the strong acid and weak base are acidic and the pH value less than 7, and those of a strong base and a weak acid are basic in nature with the pH value more than 7, 7 से ज़्यादा होता है। कुछ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कुछ केमिकल्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन सॉल्ट्स। तो ये सारे कॉमन सॉल्ट्स है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 आपको याद करने बहुत अच्छे से कि ये सारी चीजें कैसे बनती हैं और इनका यूजेस क्या है। सबसे पहले हम आएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, इसको हम लिखेंगे NaOH, राइट, sodium hydroxide. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, देखिए ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है पहले ये समझो। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब ये होता है अगर पानी में कोई एक्वस सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा है, लेकिन वो जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ब्राइन प्रोसेस। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जैसे एक्वस पानी में आपने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, NaCl डाल दिया, ठीक है, नमक डाल दिया NaCl, उसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उस सॉल्यूशन को, उस प्रोसेस को कहेंगे ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजेस होगा टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉल अल्कारी प्रोसेस बिकॉज ऑफ दिस। इस प्रोसेस को कॉल अल्कारी प्रोसेस कहते हैं, उस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। पानी में नमक डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, समझ में आ रहा है, पानी लिया, नमक डाला, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया। जब आपने पानी में नमक डाला, इट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, राइट, और इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करा दिया, इसमें क्या हुआ, डिकम्पोजेज होने लगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने लगा। इस प्रोसेस को कॉल अल्कारी प्रोसेस कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को कॉल अल्कारी प्रोसेस क्यों कहते हैं, ये भी आपसे पूछेगा पेपर में, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, Cl2 क्लोरीन और NaOH जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्काली फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका अल्काली है और क्लोरीन हमें मिल रहा है, हमें मिला क्या क्या, NaOH, Cl2 और H2। यूजेस क्या क्या होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सोप और डिटर्जेंट को बनाने में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, ऑयल रिफाइनिंग में, यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स ऑल्सो। अब हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, बनता क्या है, यूजेस क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर, इसको ऐसे लिखेंगे CaOCl2, ये फॉर्मूला हो गया ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम। अगर क्लोरीन को ड्राई स्लेग लाइम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। तो ये क्लोरीन के साथ हमने रिएक्ट कराया, हमें मिल गया CaOCl2 और H2O मिल गया। फॉर ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज, and for the bleaching washed clothes in laundry, as an oxidizing agent,
जो ब्लीचिंग पाउडर, इसका क्या यूज होता है, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। ठीक है, ये सारे इसके यूजेस हो गए। अब बात करेंगे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा को कैसे लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, sodium hydrogen carbon NaSCO3, the soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy पकौड़ा। जो नॉर्मल हम किचन में यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, जो पकौड़ा वगैरह बनाने के काम में हम उसे यूज करते हैं किचन में। समटाइम इट इज एडेड टू द फास्टर कुकिंग, कभी मटर या छोले को हमें गलाना होता है ना, सॉफ्टन करना होता है, तो हम उसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल के देन सीटी लगाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जो चना होता है या आपका छोला जो होता है वो जल्दी सॉफ्टन अप हो जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट प्रोड्यूसेस यूजिंग सोडियम क्लोराइड, वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ये कैसे बनता है देखो, NaCl H2O CO2 और यहाँ पे हमारे ये जो है NH4 है, हमें मिल जाएगा NH4Cl2 और NaSCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरह से हमें मिलेगा, कैसे मिलेगा? इट प्रोड्यूसेस यूजिंग, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? यूजिंग सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, तो हमें मिलता है NaSCO3। फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा विच इज अ मिक्सचर ऑफ अ सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एन इंग्रेडिएंट एज एन एंटासिड, इसको एंटासिड के तौर पे भी हम यूज करते हैं। बीइंग अल्कलाइन, क्योंकि हमें पता है ये अल्कलाइन नेचर का है। इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड, जो भी स्टोमक में एक्स्ट्रा एसिड है ये न्यूट्रलाइज कर देता है और रिलीफ फील कराता है। इट ऑल्सो यूजेज इन सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कहाँ इस्तेमाल होता है, सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर्स में। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा Na2CO3, अनदर केमिकल दैट कैन ऑप्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। दूसरा जो हमारा केमिकल है जो हमें सोडियम क्लोराइड से मिल रहा है, दैट इज NaCl से मिल रहा है, इस Na2CO3.10H2O which is called washing soda. We have been seen that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda। हमने देखा कि जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल रहा था वो बेकिंग सोडा को हीट करने से मिल रहा था। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे हम सोडियम कार्बोनेट का, हमें क्या मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। इट इज अ बेसिक सॉल्ट, तो वॉशिंग सोडा क्या है? एक बेसिक सॉल्ट है। बट यहाँ पे जो लिखा है Na2CO3.10H2O, ये .10H2O क्या होता है? .10H2O मतलब हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है दैट इज फिक्स्ड, 10 ही होगा, 9 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता। तो जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ वन फॉर्मूला यूनिट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट कहाँ यूज होता है? फॉर द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट सच एज बोरॉक्स। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज a cleaning agent for domestic purpose. It is also used for removing permanent hardness of water. आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, क्या ये रियली ड्राई होते हैं? मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये पेपर में पूछ सकता है आप सबसे। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. Water of crystallization is the fixed number of water molecule, जो fixed number होता है water molecule का in one formula unit of a salt, that is water of crystallization. 5 water molecule are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula of hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O. तो जो 5H2O that is fixed water molecules, 5 molecules of H2O. Now you can use, we answered the question whether the molecules of Na2CO3.10H2 is wet. On another salt which possesses water of crystallization is gypsum. It has a 2 water molecules of crystallization. It has a formula CSO4.2H2O. जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आप सबको पता ही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, बट ये कैसे बनता है? जब हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारे हाथ में क्या लगाता है? प्लास्टर लगाता है, राइट। तो ये प्लास्टर बनता कैसे है? ये जो पाउडर है कहाँ से आता है? एक पत्थर होता है नेम जिप्सम, उसको अगर 373 केल्विन पे अगर हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CSO4 डॉट हाफ H2O, हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ, hydrate. This is called plaster of Paris. The substance which doctors use as a plasters for supporting fracturing bones in the right position.
बोन्स को राइट पोजीशन पे लाने के लिए डॉक्टर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट वो बोन को सपोर्ट करे। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक तरीके का व्हाइट पाउडर होता है, जब उसमें पानी मिला के घोलते हैं, इट चेंजेस टू जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर है, उसमें जब हम पानी मिला के घोल बनाते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो पत्थर बन जाता है, एंड दैट पत्थर, दैट सॉलिड इज योर जिप्सम। वो अगेन जिप्सम होगा, तो यहाँ पे रिसाइकिल हो रहा है। ठीक है। फिर उसी जिप्सम को अगर आप अगेन 373 केल्विन पे अगर आप हीट करोगे, अगेन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगेन गिविंग अ हार्ड सबस्टेंस सॉलिड मास। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, 1.5 H2O गिव्स, जिप्सम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है। CaSO4 डॉट 2 H2O। What happened to the pH when the milk changes to curd? तो pH का क्या, pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाती है। When milk changes into curd, its pH will decreases, pH घटने लग जाता है because curd lactic acid, so H plus ion concentration increases with the pH will decrease. What happened? Which ions are present in a dilute aqueous solution of HCl? In a dilute aqueous solution of HCl, H3O and Cl ions are present. What do we feel a burning sensation in stomach when we overeat? What is the medicine used to cure it? When we overeat, जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे स्टोमक में जो है एक्सेस HCl प्रेजेंट होता है, एक्सेस हो जाता है HCl जो कि हमारे स्टोमक में प्रेजेंट है। द मेडिसिन यूज टू न्यूट्रलाइज इट्स एंटासिड, जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उसे कहते हैं एंटासिड। द मोस्ट कॉमनली एंटासिड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। Why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? The presence of iron is necessary in order to for any solution to conduct electricity. Distilled water is pure water. जो distilled water होता है pure water होता है. It means उसमें which is free from any kinds of acid, base or salt. Hence it does not conduct electricity due to the absence of ions. चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। होप सो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया तो इस चैप्टर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, जिससे आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये तो चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो था। अगले वीडियोज़ में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।